जो आज हम करेंगे हमारा थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट लेक्चर, गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। अभी हमने बात की थी कोई भी चीज़ या सिस्टम जब कोई रिएक्शन होती है, अगर उसमें रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कंसिडर कर रहे थे। देन वी वर टॉकिंग अबाउट चेंज इन एंट्रोपी। हमने उससे भी सिस्टम को या किसी रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस है या नहीं आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बट दोनों फैक्टर्स में कहीं ना कहीं अलग अलग कन्फ्यूजन्स आ रही थी। इन दोनों को ज्वाइन करके इस कन्फ्यूजन को दूर किया गिब्स फ्री एनर्जी के थ्रू। इसमें क्या बताया गया बच्चों, दैट कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकता है, चाहे उसका डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों ही चेंज होने चाहिए। हो सकता है कि डेल्टा एच एक्सोथर्मिक हो सकता है कि एंट्रोपी पॉजिटिव हो। अगर एक्सोथर्मिक है रिएक्शन और एंट्रोपी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अब जितनी भी रिएक्शंस हम देखेंगे करते होते हुए, या तो बच्चों वो ओपन सिस्टम में हो रही होगी, ठीक है ना, या फिर क्लोज सिस्टम में हो रही होगी। एरोमेटिक सिस्टम की रिएक्शंस बहुत कम मिलती हैं हमें, ओपन या क्लोज सिस्टम के अंदर रिएक्शंस हो रही होती हैं। और इन दोनों ही चीज़ों में डेल्टा एच में भी चेंज आता है, डेल्टा एस में भी चेंज आता है, बोथ चेंजेस। क्लोज सिस्टम में देखोगे तो भी डेल्टा एस चेंज होगा, ओपन में भी डेल्टा एस में चेंज होगा, बिकॉज देर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देर इज़ एक्सचेंज ऑफ मास। ऐसी कंडीशन के अंदर बच्चों ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नहीं होगी। सो इसीलिए हम एक नई टर्म को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, and the relation between Gibbs free energy and these two factors, entropy and enthalpy, is H minus Ts। डेल्टा एच टी डेल्टा एस, या फिर ये हो सकता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस, क्योंकि टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। करेक्ट, दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है, या तो टेम्परेचर का चेंज होगा, या एंट्रोपी का चेंज होगा, या एंथैल्पी का चेंज होगा। तो वी विल कंसिडर कि ये भी है और ये भी एक रिएक्शन बन सकती है। बट व्हेन रिएक्शंस अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, यानी टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट। सो वी विल टॉक अबाउट गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी एल डेल्टा एस, वेयर टेम्परेचर इज कांस्टेंट। राइट। दूसरी चीज़, हम डेल्टा एच और डेल्टा एस किसका लेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट ऑफ सिस्टम, कि सिस्टम में कितना चेंज हुआ है। राइट। और अगर इसको लिखना तो हम क्या लिखेंगे? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम। करेक्ट। अब ये एक अंडरस्टूड स्टेटमेंट है कि जिसे हम एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं, या विद पार्ट ऑफ द सराउंडिंग और द सिस्टम, जो कि यूनिवर्स, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो इसीलिए हम इस टर्म सिस्टम को बार बार लिखते नहीं हैं, वी ड्रॉप द टर्म सिस्टम, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि हम सिस्टम की बात करेंगे। तो डेल्टा जी बिकम्स इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई, एंड दिस इज कॉल्ड एज गिब्स इक्वेशन। करेक्ट। गिब्स फ्री एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों? अगेन इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो द यूनिट विल बी जूल्स और किलो जूल्स। राइट। दिमाग में आता है कि इसकी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में ये जूल्स आ गई। थर्मोडायनमिकली डायमेंशनली भी अगर आप ट्रैक चेक करना चाहो तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो जो इसकी एनर्जी आप निकालना चाहते हो, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जूल्स माइनस टेम्परेचर के लिए कैल्विन। एंट्रोपी होती है जूल्स अपॉन, सॉरी, जूल्स अपॉन कैल्विन।
तो अगर आपको याद हो तो डेल्टा एस क्या था हमारे पास, माइनस क्यू इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस डिवाइडेड बाय टी, और वी यूज टू से डेल्टा एच अपॉन टी. सो डेल्टा एच की वैल्यू जूल्स, टी की वैल्यू कैल्विन, कैल्विन से कैल्विन कैंसिल, जूल माइनस जूल इट विल अगेन बी जूल्स, जो भी वैल्यू आएगी. सो डेल्टा जी की डायमेंशनली भी देखोगे तो एनर्जी की यूनिट जूल्स ही आएगी. गिब्स जो रिएक्शन इक्वेशन है बच्चों, एक साइंटिस्ट के नाम पे है, इसका एक्चुअल नाम होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन. चलिए ज़रा देखते हैं कि क्या कंडीशन बनती है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए जब हम इन दोनों फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. बच्चों देखो, हमने कहा था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ टोटल कितना होता है, डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग. यूनिवर्स की ही तो देख रहे हैं हम लोग प्रॉपर सारी, अगर हम टोटल एंट्रोपी चेंज चेक करें, राइट. सो अगर सिस्टम मान लो कि एनर्जी लूज करता है, इफ सिस्टम लूजेज एनर्जी, तो कौन लेता है उस एनर्जी को, सराउंडिंग गेन्स. जो एनर्जी लूज होगी सराउंडिंग में जाएगी. देखो अगर ये सिस्टम है, ये एनर्जी लूज करता है तो कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में. अगर सराउंडिंग लूज करता है तो कहाँ जाता है, सिस्टम में. इसका मतलब अगर इस जितना इसमें से लूज होगा सिस्टम में से, उतना ही तो सराउंडिंग गेन करेगी. जितना सराउंडिंग से आएगा उतना ही तो सिस्टम गेन करेगा. सो कैन वी से, लेट अस से दैट डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन टी. क्योंकि सिस्टम अगर लूज करता है तो ये गेन करेगा, ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है. और डेल्टा एस ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच ऑफ दिस सिस्टम अपॉन टी, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं है. तो क्या हम कह सकते हैं दैट टी डेल्टा एस इज एक्चुअली इक्वल टू टी डेल्टा एच अपॉन टी माइनस टी डेल्टा एच सिस्टम, ये सराउंडिंग, ये सिस्टम ऑफ टी लिखा जा सकता है. नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए. ऑल्सो वी कैन राइट डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम माइनस डेल्टा एच system upon T. Why so? Because we know delta S surrounding is equal to minus delta H system upon T. हम ये भी लिख सकते हैं. So T से अगर बारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा, टी एस टोटल इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम. देखो सारा कुछ सिस्टम के हिसाब से आ गया. अभी हमने सराउंडिंग को यहाँ से हटा दिया. नाउ अब हमें पता है फॉर एनी रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा एस टोटल जो होता है शुड बी मोर देन ज़ीरो. व्हाट वाज टोटल डेल्टा एस, दैट इज डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग. ये कितना होना चाहिए, मोर देन ज़ीरो होना चाहिए. अब अगर डेल्टा एस टोटल हैज़ टू बी मोर देन ज़ीरो, तो क्या हम यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज़ व्हाट इज़ टोटल एस. टी को अगर ऐड किया है तो इसका मतलब टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम शुड बी मोर देन ज़ीरो. तभी तो ये ज़्यादा होगा, मोर देन ज़ीरो होगा, पॉजिटिव होगा. और वी कैन ऑल्सो रीअरेंज इट, दैट इज माइनस डेल्टा एच सिस्टम कॉमन ले लिया माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम शुड बी मोर देन ज़ीरो. ये भी करेक्ट है. अब सोचो ज़रा, हमने जो गिब्स फ्री एनर्जी लिखी थी वो क्या लिखी थी, वी नो दैट गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये लिखा था हमने.
Now put this over here, look at it. It looks like the delta G of the system. So ये क्या हो गया, माइनस delta G of the system should be more than 0, or also delta G is equal to delta H minus T delta S should be less than 0, क्योंकि नेगेटिव है, साइन उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा should be less than 0. सो इसका मतलब delta G should be less than 0 और negative for a reaction to be spontaneous. फिर से देखो, हमने कहा था कि डेल्टा एस टोटल क्या होता है, सिस्टम का डेल्टा एस. चलिए ऊपर एक इक्वेशन और लिख लेते हैं. डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ द सराउंडिंग. ठीक, ये थी टोटल एंट्रोपी चेंज. अभी हमें पता है कि सिस्टम जितना लूज़ करेगा उतना ही सराउंडिंग गेन करेगा. इसका मतलब या सिस्टम जितना गेन करेगा उतना ही सराउंडिंग लूज़ करेगा. सो डेल्टा एच अपॉन टी इज़ द एंट्रोपी. जितना भी सराउंडिंग का होगा वो उसका ऑपोजिट होगा सिस्टम का. दैट इज़ द वैल्यू वी आर गोइंग टू इनपुट इन. तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगी, सिस्टम की, और ये होगी सराउंडिंग की. टी से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, टी डेल्टा एस यहाँ लिख लेते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग बाय टी. तो टी डेल्टा एस सिस्टम एंड माइनस डेल्टा एच सिस्टम आ गया. इसका मतलब इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस होने के लिए ये ज़रूरी है कि टोटल डेल्टा एस शुड बी मोर देन 0 सिंस टी इज़ कांस्टेंट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी इक्वेशन को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए ये पूरा का पूरा जो है टोटल एक्चुअली 0 से ऊपर होगा. अगर ये पूरा का पूरा इक्वेशन टोटल से ऊपर 0 होगा, टी डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच हैज़ टू बी मोर देन 0, या फिर नेगेटिव ऑफ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी मोर देन 0. साइन कॉमन किया और कुछ नहीं. नाउ लुक एट इट, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ये डेल्टा जी हो गया. सो इसका मतलब डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. एंड देर इज़ अ लॉस इन एनर्जी, यानी डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है. इसका मतलब दैट it is the energy or it is the net energy available to do useful work and is a measure of free energy. जैसा कि हम कहते हैं सरप्लस एनर्जी, कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसे हम स्पेंड करके अपना काम चला सकते हैं. सो दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन. अभी गिब्स फ्री एनर्जी जो है बच्चों, क्राइटेरिया इसका स्पॉन्टेनिटी का एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, अगर गिब्स फ्री एनर्जी फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि जब ओपन सिस्टम है, एंड कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द सिस्टम इज क्लोज्ड. इन दोनों कंडीशंस के अंदर गिब्स फ्री एनर्जी का कैसे पता चलेगा. नंबर 1, डेल्टा जी इज नेगेटिव, तो स्पॉन्टेनियस होगा. एंड इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव तो नॉट स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी. बात खत्म हो गई, सिंपल. सो हमने बात किया था कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाए, तो डेफिनेटली डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, है ना. वाई सो, देखो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है माइनस टी इंटू सम पॉजिटिव वैल्यू, तो इट इज़ गोइंग टू बी डेफिनेटली नेगेटिव. तो ये एंट्रोपी चेंज नेगेटिव हो जाएगा टोटल मिला के विथ टी डेल्टा एस. ठीक, स्पॉन्टेनियस हो जाएंगी. लेकिन अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है और आपके पास डेल्टा एस भी पॉजिटिव आ रहा है, इन दैट कंडीशन, दोनों कंडीशंस के अंदर किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे कि डेल्टा जी जो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए. देखिए
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये पॉजिटिव है तो दिस वैल्यू मस्ट बी, टी डेल्टा एस मस्ट बी लार्जर देन डेल्टा एच। और एंट्रोपी आपने कहा ये पॉजिटिव होगी। अगर ये पॉजिटिव होगी तो टी से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तभी तो ये वैल्यू हायर होनी चाहिए। इफ़ टेम्परेचर इज़ हायर, इफ़ टेम्परेचर इज़ हायर तो ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। सो इट विल बी नेगेटिव। इट मीन्स यहाँ से क्या इन्फर करते हैं हम? दैट ये कौन सी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। दैट एंडोथर्मिक reactions are spontaneous at high temperature। अब समझ में आ गया कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस क्यों होते हैं? क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो जाती है बाय द फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। नोट करिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। और इसीलिए बहुत सारी रिएक्शंस हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं। वो रिएक्शंस जो एंडोथर्मिक हैं उन्हें हमेशा हम हाई टेम्परेचर पे करेंगे क्योंकि उसकी वजह से वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाती है। अब हमने साइंस एंड द मैग्नीट्यूड देख लिया फ्री एनर्जी का चेंज का किसी भी रिएक्शन में कैसे होता है। तो यूटिलिटी क्या है इसकी? ये हमें एक्सप्लेन करता है एक चीज़ के रिएक्शन को प्रेडिक्ट करता है स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है, प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन। और दूसरी चीज़ वो क्या करता है हमें? इट प्रिडिक्ट्स यूजफुल वर्क दैट कुड बी डन। ये दो चीज़ें हमें वो एक्सप्लेन कर देता है। क्या बोला? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और और अब हमें पता है कि हमने जितना भी किया अभी वो सब रिवर्सिबल रिएक्शंस में किया क्योंकि हमें पता है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो हम टोटल एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं दैट इज़ बाय द एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। दिस इज़ इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशन होगी? पहली चीज़ तो ये कि रिवर्सिबल रिएक्शंस में वी ऑलवेज टॉक डेल्टा एस इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी दैट वी यूज़ इन रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक, अभी रिवर्सिबल रिएक्शंस में देखिए क्या क्या चीज़ें और इम्पॉर्टेंट है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है बच्चों? ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। ऑल्सो इट कैन मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सी प्लस डी विल गिव अस ए प्लस बी। फॉर एनी रिएक्शन टू अकर भी हमें चाहिए क्या? कि डेल्टा जी जो है शुड डिक्रीज। करेक्ट, यानी नेगेटिव होना चाहिए। अब आप बताइए एक रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरी में हम कैसे बताएंगे कि वो डिक्रीज हो रहा है? हम कहेंगे वो तो इंक्रीज कर रहा है ना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सी दिस कि दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन अपने आप स्पॉन्टेनियसली हो रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। मगर ये इक्विलिब्रियम पे इसलिए पॉसिबल है बिकॉज एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी शुड बी मिनिमम। अगर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी मिनिमम होगा तो चाहे रिएक्शन फॉरवर्ड में है चाहे रिएक्शन बैकवर्ड में है इट विल ऑलवेज ट्राई टू कम एट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम होता क्या है? इट इज़ अ डायनेमिक स्टेट। क्योंकि ये कभी भी अचीव नहीं होती, कभी इधर कभी उधर इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। सो ये तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी मिनिमम होगा। एंड मिनिमम डेल्टा जी क्या हो सकता है ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम पे? डेल्टा जी विल बी इक्वल टू ज़ीरो all the time. So Gibbs free energy for a reaction in which all the reactants and products are in standard state. Delta G is related to equilibrium constant of the reaction. Like हम क्या कहेंगे? डेल्टा G will be equal to 0 when all the reactants and products in a reaction are in its standard state.
क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट पे ही वो एक स्टेबल हो सकते हैं, दैट इज़ 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर। तो अब तक आपको पता चल गया होगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 23 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। सो अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर को तो इट विल बी 298 केल्विन, राइट। दिस इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे आगे समझने के लिए कि इक्वेशन क्या होगी, पहले हमें ये देखना है कि एट इक्विलिब्रियम हम कोशेंट ऑफ द रिएक्शन कोशेंट कैसे लिखते हैं। बच्चों, रिएक्शन कोशेंट इज डिनोटेड बाय Q and it is written as molar concentration of products raised to the power of their stoichiometric coefficient divided by the molar concentration of reactants raised to the power their stoichiometric coefficients। ठीक है, अब देखिए अगर मैं लिखती हूँ रिएक्शन लेटर से A+2B रिवर्सिबली, रिवर्सिबल का साइन हम इस तरह से लिखते हैं, अ हाफ एरो ऑन बोथ द साइड्स, 3C+D, ठीक है। सो इसका कोशेंट कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन दोनों की, प्रोडक्ट 1 इंटू प्रोडक्ट 2 कर लेते हैं एंड देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, रिएक्टेंट 1 इंटू रिएक्टेंट 2 and their stoichiometric coefficient. So molar concentration of product, molar concentration of the product divided by molar concentration of reactants, correct, raised to the power their stoichiometric coefficient, 3 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ और 1 यहाँ. This is called as stoichiometric coefficient or the written over the molar concentration, and the product gives us the reaction quotient. Now this quotient can be defined एट एनी स्टेज ऑफ अ रिएक्शन, यानी कोई भी कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, रिएक्टेंट की कम हो रही होगी, प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी, तो Q की वैल्यू पॉजिटिव आती रहेगी। बट जब ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, एट इक्विलिब्रियम आ जाएगी, सो व्हाट विल हैपन, देखो रिएक्शन जब चल रही है, शुरू हुई है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ये रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। सो दिस इज़ इंक्रीजिंग, दिस इज़ डिक्रीजिंग। एक टाइम आएगा जितना ये बन गया उतना ये बन गया, दैट इज़ इक्विलिब्रियम। सो वहाँ हम कोशेंट को लिखते हैं बेटा, Q को लिखते हैं Q की जगह K इक्विलिब्रियम। सो K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू C की पावर 3 D की पावर 1 अपॉन A की पावर 1 एंड B की पावर 2। एंड इट इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, यहाँ पे अगर हम देखें तो आपको लगेगा कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो जी 1 हो जाएगी, नहीं 1 नहीं आएगी, सिर्फ मोलर कॉन्सेंट्रेशंस इनकी इक्वल हुई हैं, यानी कि प्रोडक्ट उतना बन गया है जितना रिएक्टेंट टूटा है, लेकिन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स डिफरेंट है, तो K की वैल्यू कभी 1 नहीं होती, बट कैन बी डिफरेंट। सो K कैन ओनली बी कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम, राइट। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लें। चलिए अब देखिए, डेल्टा G एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू डेल्टा G of this reaction under standard conditions plus RT log to the base E Q. What is this log to the base E? It is called as natural log, ठीक। और at equilibrium हमने अभी अभी देखा Q is equal to K equilibrium. So we can reframe this, and delta G is equal to 0 at equilibrium. So delta G equilibrium is equal to delta R G naught plus RT log to the base E K equilibrium. ये हो गया 0. So this is equal to delta R G naught plus RT log to the base E K naught. Correct? सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा G ऑफ दिस रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू माइनस RT लॉग टू द बेस E के इक्विलिब्रियम, करेक्ट। अब ये नेचुरल लॉग हमें सॉल्व करना नहीं आता, वी विल कन्वर्ट इट इनटू नेचुरल लॉग इनटू लॉग टू द बेस 10।
उसके लिए क्या करते हैं हम, -2.303 से मल्टीप्लाई कीजिए, RT log to the base 10 के इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन, राइट। और हमें एक और चीज़ पता है कि डेल्टा जी ऑफ एनी रिएक्शन रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल है इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। ये भी एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। सो वी कैन से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू -3.303 RT log टू द बेस 10 के इक्विलिब्रियम। ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई, ठीक। और डेल्टा के जो है बच्चों, इट गिव्स अस द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कितनी देर लगाएगी और कितनी जल्दी होगा, ठीक। अब देखो जरा फटाफट हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं डेल्टा आर ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा एस ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, and we will talk about the spontaneity of a reaction. Let us take कि सारी पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, माइनस वैल्यूज़ हैं डेल्टा एच की, ठीक। और डेल्टा एस जो है कैन शुड बी पॉजिटिव एंट्रोपी, तो इन केस में ये नेगेटिव होगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिलेगी आपको एट ऑल टेम्परेचर्स। कोई भी टेम्परेचर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा। दूसरा देखते हैं कि अगर एंट्रोपी नेगेटिव हो जाए, इस केस के अंदर अगर ये नेगेटिव हो जाए देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज़ ओनली पॉसिबल एट लो टेम्परेचर। स्पॉन्टेनिटी इज़ ओनली पॉसिबल एट लो टेम्परेचर, क्यों? बिकॉज वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये वैल्यू कम हो जाए, लेस होगी, तभी ये वैल्यू ज़्यादा होगी। ये वैल्यू नेगेटिव है डेल्टा एच, तो डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा, तो इट विल बी स्पॉन्टेनियस ओनली एट लो टेम्परेचर। इफ डेल्टा एस इज नेगेटिव, एच इज नेगेटिव, डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, इन दैट कंडीशन अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तब क्या होगा, रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये रिएक्शन डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, so the reaction will be non-spontaneous at high temperature. तो that is why यहाँ से याद रखिएगा, exothermic reactions are favored at low temperature. exothermic reactions हमेशा low temperature पे spontaneous होंगी, ये देखो, at low temperature it is negative, at high temperature it is positive. So low reaction पे ही आपकी exothermic reaction spontaneous होंगी, करेक्ट। चलिए अब हम देखते हैं अगर हम लोग एंथैल्पी चेंज को पॉजिटिव करते हैं, यानी कि वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो जाए। अगर ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं और स्पॉन्टेनिटी पॉजिटिव है, देन इट विल बी नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर्स। ठीक, एट हाई टेम्परेचर। अगेन देखो, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, टेम्परेचर हाई होगा तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी और ये कम हो जाएगी, सो डेल्टा जी विल बिकम नेगेटिव एट हाई टेम्परेचर। दूसरा देखो, अगर एंडोथर्मिक है और स्पॉन्टेनिटी भी पॉजिटिव है, उस केस में क्या होगा, अगेन एट लो टेम्परेचर देखो ताकि ये वैल्यू कम हो जाए, तो ये पॉजिटिव, अगर एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, सो दिस विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, कब, एट लो टेम्परेचर। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शंस विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। नेक्स्ट देखो, अगर पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंट्रोपी नेगेटिव है, इन दिस केस इट इज़ गोइंग टू बी एट ऑल टेम्परेचर्स इट इज़ गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसे स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो मेरे पास सिर्फ एक कंडीशन है, हाई टेम्परेचर।
एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हाई टेम्परेचर पे करा दीजिए, इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस. एक्सोथर्मिक रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे करा दीजिए, इट विल बिकम स्पॉन्टेनियस. लेकिन अगर एंट्रोपी पॉजिटिव है तो किसी भी टेम्परेचर पे करा लो, स्पॉन्टेनियस ही रहेगी. सो ये 3 कंडीशन इंपॉर्टेंट है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस. ठीक है. एंडोथर्मिक हाई टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर, एंड एक्सोथर्मिक विद पॉजिटिव एंट्रोपी एट ऑल द टेम्परेचर्स विल बी स्पॉन्टेनियस. तीन ही कंडीशन में आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस मिलेंगे. So let us take a look at question number 11. Calculate delta G for conversion of oxygen to ozone. ऑक्सीजन से ओजोन में जा रहे हैं. ठीक है. Okay, at 298 Kelvin, if Kp for this conversion is given to you, Kp means at constant pressure. आपको कांस्टेंट प्रेशर दे दिया, एक फिक्स टेम्परेचर दे दिया, यानी कि प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट. फॉर दिस कन्वर्जन आपको वो के भी गिवन है. यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा जी. राइट. देखिए इस प्रॉब्लम में हमें इक्वेशन गिवन है, रिएक्शन गिवन है 3/2 O2 गिव्स अस O3 एंड टेम्परेचर गिवन टू यू 298 Kelvin. Kp की वैल्यू हमें गिवन है 2.47 इंटू 10⁻⁻29. आर की वैल्यू में पता है क्या होगी, 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. करेक्ट. क्योंकि अब हमें जूल्स में ही आंसर्स निकालना है तो वी डू नॉट नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 10⁻³ क्योंकि जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने की अब हमें ज़रूरत नहीं है. हमें बताना है डेल्टा जी क्या होगा इस इक्वेशन में. नाउ डेल्टा जी इज इक्वल टू टी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. एक इक्वेशन ये है. दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारे पास, माइनस आर टी लॉग टू द बेस 10 के ऑफ द इक्विलिब्रियम. करेक्ट. नाउ के उसने आपको इक्विलिब्रियम पे कितना दिया है, 2.45. आर गिवन है, टी गिवन है, वैल्यूज निकल जाएंगे. सो माइनस 8.314 इंटू 298 लॉग टू द बेस 10 2.47 इंटू 10⁻⁻29. अब यहाँ आपको थोड़ा सा लॉग देखना आना चाहिए. इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर एज 163 किलो जूल पर मोल. दिस इज गोइंग टू बी द डेल्टा जी. Now problem number 12 देखते हैं. Find out the value of equilibrium constant for the following reaction at 298 Kelvin. Equation given है हमें. Standard Gibbs energy for the reaction at this temperature is also given. Negative में है. Okay, it is a spontaneous reaction. ठीक. चलिए देखते हैं इसका K कैसे निकालेंगे. डेल्टा आर जी गिवन है हमें -13.6 किलो जूल पर मोल. टेम्परेचर गिवन है हमें 298 Kelvin. आर हमें पता ही है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. सारी वैल्यूज़ मिल गई. हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो वी नो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी टू बी मल्टीप्लाइड बाय 2.303. ओके, लेट मी जस्ट डू द करेक्शन. यहाँ भी आपको -2.303 से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो ये आएगा -13.6 minus 2.303 RT इंटू log टू द बेस 10 ऑफ K. सो RT की वैल्यू पुट कर लें 8.314 इंटू 298 Kelvin इंटू log टू द बेस 10 K. So log to the base 10K will be equal to what? Minus 13.6 divided by 2.303 minus into 8.314 into 298 Kelvin. करेक्ट. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. सो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 3.8. ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा. सो दिस इज व्हाट इज log टू द बेस 10 ऑफ K. नाउ मैंने आपको बताया था log टू द बेस 10 अगर गिवन हो तो हमें क्या करना है, इसका एंटी लॉग निकालिए. सो टेक एंटी लॉग ऑफ 2.308. तो आपने क्या करना है, जो वैल्यू 2 लिखी है जस्ट टेक इट एंड गिव अ रेज टू द पावर 2. जैसा लिखा वैसे ही 0.38 का एंटी लॉग देखिए इन 0 तो आपका आंसर आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 2 इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर. ठीक है जी.
नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। एट 60 डिग्री सेल्सियस, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज 50% डिसोसिएटेड। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेयर। आपको टेम्परेचर भी दे दिया उसने, ठीक है जी, और आपको उसने एटमॉस्फेयर प्रेशर भी बताया है। ही सेज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एट दिस टेम्परेचर एंड एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर गिवन है। नाउ यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें नहीं दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, कोशेंट ऑफ द रिएक्शन। चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए उसने हमें कहा 50% डिसोसिएटेड, इसका मतलब ये नहीं है कि इक्विलिब्रियम आ गया कि 50 इधर 50 उधर, नो। ही इज सेइंग लेट अस से इसकी कॉन्सेंट्रेशन थी x, ठीक है। अब कितनी रह गई इसकी कॉन्सेंट्रेशन, x/2, और इसकी कितनी बन गई, इसकी बननी थी x/2, क्योंकि ये आधा टूट गया। तो ये था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ ज़ीरो मार्क करते हैं, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। नाउ आफ्टर 50% डिसोसिएशन ये कितना हो गया, x/2, ये भी क्या हो जाएगा, x/2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो दिमाग में आता मैम बराबर ही तो हो गया। सो 50% डिसोसिएशन का मतलब है कि जो भी इसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले थी अब वो आधी होगी और आधी इसकी बन गई। तो लेट अस से लेट x बी इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। सो इसका मतलब N2O4 की कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 50% डिसोसिएशन क्या हो जाएगी, 0.5 मोल्स पर लीटर, करेक्ट। And 2 NO2, not the 2 NO2, NO2 after 50% dissociation of this reaction will be 0.5 mole per liter, correct? Okay, now so equilibrium constant पे क्या हो जाएगा, Kp is equal to partial pressure of product upon partial pressure of reactant raised to the power their stoichiometric coefficients. So partial pressure of NO2 क्या है, 1/1.5 का स्क्वायर, करेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय इसका लिखेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, इट विल बी 1.5 अपॉन 0.5 का स्क्वायर, सॉरी नॉट द स्क्वायर क्योंकि इसका स्टॉइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। सो इट विल बिकम 1.5 अपॉन 1.5 का स्क्वायर इंटू 0.5। सो ऑब्वियसली स्क्वायर से ही कट गया, सो यू विल गेट 15×5 यानी 75, 0.75 डिनोमिनेटर में। वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू, क्या हो जाएगा, डेसिमल हटाइए 100, 25 25 चौके 25 तिया 75 यानी 1.33 आ गया। सो Kp विल बी इक्वल टू 1.33 एटमॉस्फेयर। मिल गया हमें Kp, यही हमें निकालना था इस पूरी इक्वेशन में से। नाउ डेल्टा G इज इक्वल टू -2.303 RT log टू द बेस 10 ऑफ Kp। G निकालना है आपको, ये वैल्यू हमें पता है, ये भी वैल्यू पता है, अब ये भी पता है, वैल्यूज पुट कीजिए। दैट इज -2.303 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर गिवन टू यू इज 333 Kelvin इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ 1.33। इसकी लॉग की वैल्यू देखिए, सबको टोटल ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर 763.8 किलो जूल पर मोल, राइट। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व। इस प्रॉब्लम नंबर 6.13 को ज़रा दोबारा और ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी के आगे हम बात करेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में इक्विलिब्रियम पे, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम पे हम इस के बारे में बहुत बात करेंगे। तो दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन फॉर दैट नेक्स्ट चैप्टर ऑफ इक्विलिब्रियम। कुछ इसी तरह की चीज़ें हम उसमें करने वाले हैं। सो टिल देन बच्चों, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड एंजॉय योर सेल्फ, टेक केयर।